सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का एक भरपूर रद्दअमल सामने आया है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ारजा और DGISPR दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय एजेंटों और भारतीय एजेंसी रॉ के कारिंदों की तमाम तर करतूतें जो हैं वो खोल करके पेश कर दी हैं। ऑडियो क्लिप सुनवाए गए हैं, नाम, दस्तावेजी सबूत और टेलीफोन नंबर्स तक पेश कर दिए गए हैं उन लोगों के जिनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है कि रॉ से है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाते हैं कि भारत हमारे शहरों में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। उनका कहना था कि भारतीय एजेंसियाँ कलदम तंजीमों की पुश्तपनाही कर रही हैं। ठोस शवाहिद बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने रखने का दावा भी फरमाया। इस मौके पर DGISPR ने इरशाद फरमाया कि भारत दहशतगर्दों को हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि MQM अल्ताफ़ ग्रुप भी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय कंपनियां बानी MQM को फंड कर रही थीं। उनका इंकशाफ था जो कि पहली मरतबा नहीं सामने आया कि भारत ने 40 दहशतगर्दों को तरबियत फराहम की। आज के अखबार में फ्रंट पेज पर एक मासूम बच्चे की तस्वीर है कि जिसको इंडियन बम्बार्टमेंट के नतीजे में अपनी एक आंख से हाथ धोने पड़े। उस बच्चे की उम्र बहुत कम है, शायद 2 से 3 साल 4 साल का होगा। वो बच्चा अपनी आंख खो बैठा। कोई भी बाशऊर आदमी जिसमें कौमी गैरत का ज़रा सा मादा भी मौजूद हो, अगर वो तस्वीर देख ले, उस बच्चे की आंखों में कर्ब देख ले, मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की आंखें निकालने के लिए खुद पर तोलने लगेगा। ऐसे एक माहौल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, वो भी DGISPR शाह महमूद कुरैशी, जाहिर है कि मामलात फिर संगीन हो जाते हैं, संजीदा तरीन हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। मैं ज़रा माजी के झरोकों में भी आपको ले जाना चाहूँगा। मैं ज़रा आपको माजी के दरीचों में भी झांकने की दावत दूंगा। क्या ये पहली मर्तबा है? अब वो टैगलाइंस इन कर दें भाई, सेकंड वाली। हमें एतराज़ है कि भारत दहशतगर्दों की तरबियत करके हमारी सरजमीन पर उतार रहा है, जो हमारे यहाँ हमले करेंगे और हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? मैं अपने मुताद्दिद प्रोग्राम्स में इस बारे में बात कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अलावा अगर पाकिस्तान में किसी ने इस मौजू पर बात की है तो जो चोर की सज़ा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अल्ताफ़ हुसैन, FIA ने उसको इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में शामिल कर लिया है। रेड बुक में और भी मुल्ज़िमान थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को सर फहरिस्त रखा गया है। क्या ये मुमकिन है कि अल्ताफ़ हुसैन के अनमोल रतन, अल्ताफ़ हुसैन के वो गुर्गे, वो चमचे, वो कारिंदे जो अल्ताफ़ हुसैन की एक छींक आने पर या उसकी एक सदा लगाने पर शहर को बंद करा दिया करते थे। 9-0 पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर के नीचे बैठ करके एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और अगले दिन शहर या अगले ही घंटे शहर बंद हो जाया करता था। तस्वीर दिखाएं जी, ये देखिए। इस वक्त आपको MQM पाकिस्तान के नाम का जो ठिया नजर आता है, उसके कुछ लोग भी इसमें नजर आएंगे। कुछ ऐसे हैं कि जो PSP में चले गए थे, वहां से भी मुनरिफ हुए। हैदर अब्बास रिजवी इसमें आपको नजर आ रहे हैं, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, कुंवर नवीद, आमिर खान, वासे जलील, अशफाक मंगी। आगे चलो, ये तस्वीर बहुत छोटी है, मेरा ख्याल है मोहतरमा नसरीन जलील, और इसमें बहुत सारे लोग मेरे ख्याल है आप शनाख्त कर सकते हैं कि जो वो लोग थे कि जैसे ही जब टेलीविज़न स्क्रीन पर ये आते थे, तमाम चैनल्स को लाइव कट करना पड़ता था और हमें मालूम हो जाता था कि अब कोई ना कोई जहर जो है वो हवाओं में घुलने को है। अब ज़रा ये सोचिए कि यही हैदर अब्बास रिजवी ये हैदर अब्बास रिजवी इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, जिस वक्त DGISPR और
शाह महमूद कुरैशी साहब की वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसमें हम इंडिया को तबर्रा कर रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि इंडिया अपने दहशतगर्दों को तरबियत दे करके हमारे यहाँ उतार रहा है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स सामने आ चुकी माजी में जिसमें हैदर अब्बास रिजवी का नाम कितनी जगह कोट किया गया, कितनी ही जगह कोट किया गया, और आज वो हैदर अब्बास रिजवी दंदनाते फिर रहे हैं। इस्लामाबाद में डायरेक्ट उनकी फ्लाइट जो है वो आकर के गिरी है। ये अकेले नेकोकार नहीं है जिनको बुलाया गया है या तो जो क्लियरेंस लेकर के आए हैं। ऐसे ही एक शख्सियत है जो नैब को वांटेड है, वो है आदिल सिद्दीकी। आदिल सिद्दीकी भी ऐसा एक शख्स है जो इस वक्त इस्लामाबाद की फजाओं को एंजॉय कर रहा है। स्क्रिप्ट के ऊपर मामला जो हैं वो तय हुआ चाहते हैं, राविया ने रिवायत है। तो क्या एक मर्तबा फिर ये समझ लिया जाए कि वो जिनापुर की साजिश जिसका बड़ा चर्चा था किसी जमाने में वो फरामोश कर दी गई? क्या एक मर्तबा फिर कराची को हवाले किया जाने वाला है किसी एक ऐसे ग्रुप के जो अगर खुदसर हुआ तो फिर कराची में 1 दर्जन नहीं 100 से ज्यादा लाशें मिलने का सिलसिला खुदा न खास्ता फिर शुरू हुआ चाहता है? इशरतुल इबाद को कौन टेम्परेचर चेक करवा रहा है? इशरतुल इबाद की क़यादत में कौन महाजिर अलायंस बनवाने का तमन्नाई है? कौन पीपल्स पार्टी को लगाम डालने नकेल डालने का तमन्नाई है? कौन मोदी के रिश्तेदार नदीम नुसरत को, जिसके बारे में कल तक खबरें चलाई जाती थीं, टेलीविजन स्क्रीन्स भरी हुई हैं, रॉ के एजेंट ने इंकशाफ किया कि नदीम नुसरत उसे डायरेक्टली जो है वो अहकामात दिया करता था। मशहूर ज़माना एक किरदार में लूप बनवाना भूल गया, सौलत मिर्जा ने खुद से गोली चलाई थी। ये एजेंसियों को, ये हमारे लोगों को, ये इस कौम को खुद से यकीन आ गया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद बताने वाले और याद करने वाले भूल गए। बाबर गौरी का नाम इस केस में बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अल्ताफ हुसैन का। तो क्या बाबर गौरी को भी धो धुला करके एक मरतबा फिर वॉशिंग मशीन में साफ शफाफ करके पेश किया जाना मकसूद है? पीएसपी से मुनहरिफीन को एक मरतबा फिर लिफ्ट कराई जाने वाली है, बल्कि कराई जा रही है। रजा हारून ने अपनी सियासी इद्दत का खात्मा किया है, एक मरतबा फिर ऑन एयर हुए हैं डॉक्टर सगीर और दीगर नाम नेहाद महाजिर दोस्त। वसीम आफ्ताब टेलीविजन स्क्रीन्स को घेरा ही चाहते हैं, वो चलाओ हमीद गुल साहब का लूप। जिनापुर की साजिश हकीकत है, रॉ पुश्त पर थी, ये कहना है साबिक DGISI हमीद गुल साहब का। ये खबर मैंने घर में नहीं छापी, हमीद गुल साहब का नाम चेक कर सकते हैं। दूसरा, ब्रिगेडियर आसिफ जिनापुर के नक्शे फौजी रिकॉर्ड्स में महफूज हैं। दूसरी खबर, ये भी मैंने अपने घर में नहीं छापी। तीसरी अहम तरीन खबर ट्रिब्यून की, रेंजर्स टीम सीजेस इंडियन वेपन्स फ्रॉम MQM ऑफिस। रेंजर्स टीम सीजेस इंडियन वेपन्स फ्रॉम MQM ऑफिस। तो क्या MQM फिर पाक साफ होने को है? एक और खबर बताती है कराची से भारतीय एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन गिरफ्तार। दूसरी खबर, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू पुट नेम्स ऑफ 8 MQM मेंबर्स ऑन ECL। ये इसी मुल्क की कहानी है, इसमें हैदर अब्बास रिजवी मौजूद हैं, वासे जलील इसमें मौजूद हैं। एक और खबर बता रही है सेवरल MQM लीडर्स लीव कंट्री अमिड राइजिंग कंफ्यूजन इन पार्टी रैंक्स। इसमें हैदर अब्बास रिजवी और आदिल सिद्दीकी दोनों मौजूद हैं। और आखिरी, वाटर बोर्ड का मुलाजिम रॉ का एजेंट निकला, सनसनीखेज इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। भारत में ब्रेन वॉशिंग की जाती थी, कत्ल गारतगरी के तमाम अहकामात नदीम नुसरत से मिला करते थे। इख्तिसार के साथ, एक तरफ भारत के एक रोल पर हमें एतराज है और होना भी चाहिए। बैनुल-अक़वामी बरादरी को हम इंडिया का मुंह जो है वो दिखाना चाहते हैं कि कितना मकरू है, और दूसरी जानिब हम क्या कर रहे हैं। मेरे साथ मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब मौजूद हैं, नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अवैस कादिर शाह साहब और राना मोहम्मद अरशद साहब। सबसे पहले ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब के पास जाऊंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, तर्जुमान ISPR ने मुश्तरका तौर पर। सर इससे ज्यादा सही कुछ हो नहीं सकता था जो हुआ, लेकिन तस्वीर का एक और रुख मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इंडिया को कोसना बनता है,
लेकिन सर इंडिया के वो अनमोल रत्न जिनके बारे में मुतअद्दिद मर्तबा नेशनल मीडिया को जहमत दी गई, लोगों को ये अजबर कराया गया कि इंडिया भी उतना ही बुरा है जितना इंडिया के प्यारे उसके अनमोल रतन, वो जिनके स्लीपर सेल्स यहां काम करते हैं, वो जो बाकायदा भारत जाकर के कत्लो गारत गरी की ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, फिर चाहे वो हैदर अब्बास हो या नूरुल आरफीन। सर अब अचानक एक मर्तबा फिर धोने धुलाने का कुछ सिलसिला जो है वो उसकी शुनीद है और शवाहिद भी मौजूद है, क्या कहेंगे? शवाहिद तो आज से नहीं मौजूद हैं नूरुल आरफीन, कुछ चीजें आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही, लेकिन अगर आप शवाहिद की तरफ जाना चाहते हैं तो ये जितने इंसिडेंट जिनका आज जिक्र किया गया DGISPR ने, ये तो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले ये वकूफ पजीर हो चुके हैं। और जिस वक्त ये इंसिडेंट जो है हो रहे थे, जैसे अगर आप एक टिपिकल आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला लें, आपने तो एक बच्चे का लाइन ऑफ कंट्रोल पे तस्वीर दिखा रहे हैं ना, वहां पे तो 150 बच्चे थे जिनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शहीद किया गया, जहां वहां गालिबन किसी ने देखा नहीं, आपने देखा या नहीं देखा, वहां खून के अंबार लगे हुए थे, एक दरिया बह रहा था आर्मी पब्लिक स्कूल में खून का, उसके सड़कों पर अपना दीवारों पे छींटे थे, लोथड़े लगे हुए थे। और उस वक्त और देखा कि जो वहां पे लोग काम कर रहे थे वो हैंडलर जो थे और जो इंडियन एम्बेसी में बैठा हुआ था उससे बात कर रहे थे और वहां से डायरेक्शन ले रहे थे। और फरीदून उसका जिक्र, ये जो आज नहीं जमा किए गए, ये जो शवाहिद थे ये उसी वक्त जमा किए गए थे और ये शवाहिद उस वक्त को पेश भी किए। आप फैसल बेस पे चले जाएं, अटैक पे चले जाएं, आप बाकी जगहों पे चले जाएं, असल में होना क्या चाहिए था। आई थिंक वी आर टू लेट इन दीज थिंग्स। फिर भी ये हुकूमत की एक बोल्डनेस है कि कम से कम उसने फ्रंट पेज पे, फ्रंट फुट पे आके लोगों को बता तो दिया, आवाम को इन्फॉर्म तो कर दिया। इससे पहले जो किसी अपना दहशतगर्दी के वारदात वाक़े हुए हैं उसमें हमारी हुकूमतों का रवैया बिल्कुल बड़ा मायूस कुन रहा। पॉलिटिकल हुकूमतें थी, शर्म आनी चाहिए उन हुकूमतों को और उन लीडर्स को जिनके पास शवाहिद मौजूद। इंडिया का नाम भी लेते थे, निशान मीडिया में उनके रिश्तेदार बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी उनका कदम था। कुलभूषण यादव यहाँ पकड़ा गया, कुलभूषण यादव के साथ जो कुछ हुआ या जिस तरह किया सर, जो कुछ आपने कहा उसमें किसी तौर की तहरीफ मुमकिन ही नहीं है। जो आपने कहा वो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब हम तस्वीर को पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं तो सूरत-ए-हाल का वो एक रुख भी नजर आता है जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा था कि भारत बुरा, मगर भारत से तरबियत लेकर के यहाँ आने वाले उनको नफीस लोगों का टाइटल दे करके और उनसे हुकूमत भी चलवाई जाती है सिर्फ इसलिए कि उसने किसी एक मसलियत के सबब, किसी एक मजबूरी की वजह से अपनी दुकान का नाम बदल लिया है, किसी एक ने किसी और काम के लिए अग्रीमेंट कर लिया है। बहुत से लोग यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, कुछ की आमद है। सर, ये वॉशिंग मशीन का सिलसिला, ज़रा उसकी जानिब रोशनी डालिएगा। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये वॉशिंग मशीन ही तो है जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अगर एक शख्स का नाम एक दफ़ा किसी टेररिस्ट लिस्ट पे आ जाए, स्पॉन्सर लिस्ट पे आ गए, आपने अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया, उसके जो फ्लैट से जो अपना फॉरेन करेंसी मिली थी वो ट्रक में रख के लाई गई। लोग उसको पूछते थे, भाई कहते थे, वो बाबर दोहल कहता था कि जी अपना साइज बताओ, बोरी हम बता देंगे। यहाँ पे उससे पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की जाती थी। अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, ये सिर्फ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन पॉलिटिकल हुकूमतों के जमाने में नहीं की गई, परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने का दौर उठा के देखिए। सर, आपके ख्याल में अगर आपकी दानिश्त में आपसे अगर पूछा जाए सर, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल एनआरओ है जो एक मरतबा फिर एमक्यूएम को दिया जा रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर पॉलिटिकल लोगों पे आई हुई, मतलब हुकूमत वक्त यानी तब्दीली सरकार। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल एनआरओ भी है और उसमें फिर कुछ आपकी जो हम कहते हैं लोगों की इनपुट भी शामिल होती है कि जहां पे रिकंसिलिएशन, जैसे मैंने आपको कहा परवेज मुशर्रफ साहब को क्या प्रॉब्लम थी, वो तो पॉलिटिकल हुकूमत में नहीं आए थे ना, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम थी, वो अपनी एक्सेप्टेंस चाहते थे और एक फीजिबिलिटी चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनके दौरे इख्तिदार में किसी किस्म की हिकअप ना हो, तो शामिल कर लिया, जानते हुए कि अगर मैं लोगों की बात छोड़ दें, चले उनकी कोई मजबूरी, परवेज मुशर्रफ की क्या मजबूरी थी, वो तो इलेक्टेड नहीं था ना। सही है। अगर वो चाहता तो ही कुड हैव पुट अल्ताफ हुसैन इन अ कॉर्नर, वो उसके खिलाफ मुकदमा। लेकिन वहां क्या हुआ, तो हमारे यहाँ सिर्फ ये है, एक अगर आप एक चीज पे एग्री हो, जो जात की
सूटेबिलिटी है ना, जो अपनी जात की जो प्रेफरेंस है वो नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी प्रेफरेंस है। अपनी जात को ताकत देना, अपनी जात सर चार्ज फ्रेम कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब। मैं उनसे जानने की तमन्ना रखता हूं, नदीम कुरैशी साहब, जो कुछ भी ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने फरमाया, इसे पॉलिटिकल एनआरओ का नाम दिया, सर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी हैदर अब्बास रिजवी और नफीस लोगों को मंगवाने वालों को कि एक मरतबा फिर धोने धुलाने का और सफाई का जो है वो हफ्ता मनाया जा रहा है, इस्लामाबाद बुलवा करके और उनको हैंड ओवर किए जाने की तैयारियां हैं। कराची का शहर कोई नया महाजिर अलायंस या कोई नया नाम नेहाद इत्तेहाद बना करके बड़ी शुनीद है। सर ये पॉलिटिकल एनआरओ है तो फिर पॉलिटिक्स में तो आप लोग हैं, हुकूमत तो आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी हुई, जरा जवाब तो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूं एज ए आम पाकिस्तानी, एज ए रुकने असेंबली, एज ए मुस्लिम के आपने एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक को आज मौजू बनाया। मैंने ये 3 लफ्ज पाकिस्तानी, आम आदमी और मुस्लिम क्यों कहा? क्योंकि इस्लाम दर्स देता है भाईचारे का, अमन का। पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, और यहाँ आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ होता रहा आप भी बाखबर है, मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, इमरान खान उस लीडर का नाम है कि जिसने एमक्यूएम की उस माफिया के खिलाफ, जिसने बोरियों से लेकर लोगों की गर्दनें काटने तक और लोगों के जिस्मानी आजाद तक जो कुछ होता रहा, इमरान खान वो पहला शख्स था जिसने इंटरनेशनली ना सिर्फ इस मैटर को टेकअप किया बल्कि लंदन तक गए कि इस शख्स को, जिसको हमारे दुश्मन मुल्क प्रोमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, इसको रोका जाए, इसकी अफलियत से कराची को निजात दी जाए। और मैं समझता हूं आज जो पुरअमन कराची है, इसमें मिलिट्री के साथ साथ हमारी सिविल सोसाइटी का, हमारे मीडिया का और आप जैसे एंकर्स का, मैं बहुत सारी चीजों से वाकिफ हूं जो कराची के एंकर पर्संस के साथ होता रहा। मैं समझता हूं ये क्रेडिट अगर जब भी हिस्ट्री लिखेगी आप लोगों का नाम शामिल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली इन तमाम माफियाज के खिलाफ है। किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता इमरान खान साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई थिंक टैंक ऐसा हो जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करता हो। ये सर कंफ्यूजन कुछ और बढ़ गई आपके इस जवाब से, थोड़ा सा मैं मुदाखलत की इजाजत चाहूंगा। सर कंफ्यूजन कुछ और बढ़ गई। ब्रिगेडियर साहब ने सिंपली डिसोन किया, उन्होंने इसे पॉलिटिकल एनआरओ करार दिया। नजरिए ज़रूरत के मूजिदों की जानिब इशारा कर रहे हैं आप, लेकिन सर अगेन कंफ्यूजन स्टिल देयर। पूछने का मकसद ये था, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया उसकी तारीफ और तौसीफ के लिए मेरे पास अल्फाज हैं और ना ही इसे एक वक्त में गुंजाइश है, क्योंकि इमरान खान साहब की एमक्यूएम के साथ जो टसल थी, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने, कराची की मीडिया ने, या कम अज़ कम अगर आप मुझ गुनाहगार का नाम भी लेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैंने उसे एक वक्त में भी सपोर्ट किया था जब आप इमरान खान साहब की सरकार का दूर दूर तक नाम न था। लेकिन सर यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने इन्हें नफीस लोगों का टाइटल दिया, इनको तोहमत दी कि ये नफीस लोग हैं। चलो वो लोग तो हो सकता है किसी तौर पे नफीस हों, लेकिन एक आदमी जिसका नाम मुताद्दिद मुकदमात में है वो इस्लामाबाद में बैठा है, हैदर अब्बास रिजवी। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में तस्वीर मौजूद है, मैं चला चुका हूं, यूट्यूब पे मौजूद है। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में वो तमंचेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, मुताद्दिद वारदातों में उसका नाम मौजूद है। इंटेलिजेंस इदारों को मतलूब है, वो बगैर जमानत दड़ल्ले से घूम रहा है, बगैर इंटेलिजेंस इदारों की मर्जी के। वहां आदिल सिद्दीकी मौजूद है, नैब को वांटेड है, 2 महीने पहले उसके घर पे छापा पड़ा था, चेयरमैन नैब को वो नजर नहीं आ रहा। जनाब मन, ये कुछ लतीफा सनसनीखेज होता जा रहा है। इख्तिसार के साथ अगर आप रोशनी फराम करें। नूरुल आरिफीन साहब, बिल्कुल ये लतीफा, ये वाकई एक लतीफा बनता जा रहा है। और मैं उन साइंसदानों से जो इस मुल्क में मुख्तलिफ साइंटिफिक तजर्बे करते रहे हैं पॉलिटिक्स के लबादे में, उनसे भी ये दरखास्त करूंगा कि पाकिस्तान का आम आदमी बड़े अरसे के बाद उसको ये यकीन हुआ है कि पाकिस्तान सियासी तौर पे भी अब सही सिमत में रवा दवा है और पाकिस्तान इकोनॉमिकली तौर पे भी स्टेबल हो रहा है, जिसके खतरात पाकिस्तान के वो पड़ोसी मुल्क महसूस कर रहे हैं जिन्होंने 72 साल में कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। मैं किसी भी ऐसी मुहिम जोई के सख्त खिलाफ हूं और मैं अपनी पार्टी के उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अवैस कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी को एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है कि ये काम जो हो रहा है वो शायद पीपल्स पार्टी को लगाम डालने के लिए, किस हद तक इस राय में सदाकत है ये जानेंगे अवैस कादिर शाह साहब से, लेकिन एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कादिर शाह साहब। सर, जहमत की अज़हद माजरत, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको जहमत कलाम न दे सका। सर, स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आऊँगा। पीपल्स पार्टी को जिसको कहते हैं कि लिमिट में रखने के लिए अगर ये कोशिश की जा रही है एक हाइपोथेटिकल थ्योरी के तहत, तो क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का बहरहाल वो जो मामलात थे वो सबको पता है, मफामत का दस्तरखान भी था। पीपल्स पार्टी कई मरतबा खुद चल करके 9-0 भी गई, नफीस लोग थे, हुकूमतों को सपोर्ट करने में एमक्यूएम का जो रोल था वो भी सब जानते हैं। लेकिन आज नाम बदल करके ही सही एक और एनआरओ अगर दिया जा रहा है एमक्यूएम वालों को माइनस अल्ताफ के बाद, तो क्या पीपल्स पार्टी इसकी मुतहम्मिल हो सकेगी? रहमान रहीम। नूरुल आलफीन साहब, आपने जो जहां से टॉपिक शुरू किया और जो आपने अपने इंट्रो में बातें बताई, तो अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो बड़े अरसे के बाद मंजर आम पे आई, जब इस फेडरल हुकूमत के हाथों से बात निकलती हुई नजर आई, तभी डीजीआई आईएसपीआर को बिठा के और इस कौम को सच्चाई बता दी गई। पहले तो इन्हीं जो जिसको दुश्मन मुल्क के वजीर आजम के लिए दुआएं मांगी जा रही थी कि अगर ये आएंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा, अगर ये आएंगे तो मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होंगे, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। वो माजी में साजिशें करते रहे हैं और हमारी पाक आर्मी उनको जवाबात देती आई। हमारे नौजवान सरहदों पे शहीद होते रहे, शहीद हो रहे हैं। ये पिछले 2 सालों में ये वाकयात कितने बढ़ गए हैं। हमारे नौजवान हमारी इस मादरे मिल्लत को, हमारे खाकी वर्दी वाले जवान डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। हमें इस फेडरल हुकूमत की जरूरत नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी साहब 2 साल में सिर्फ ये बता दें कि कश्मीर में हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, हमारे भाई बहन इतने अरसे से उधर कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, ना कोई कोरोना है ना कोई दूसरी बात, उधर अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन है, लेकिन ये इधर के इधर बैठे हैं, सिर्फ बयानबाजी जोर पे इनका काम चल रहा है। इन्होंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। दुनिया में जो इंडिया का जो चेहरा दिखाना था, ये अभी तक उसको पोर्ट्रे कर ही नहीं सके। वो जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये सिर्फ यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और यहाँ लोगों से झूठ बोला जा रहा है। देखिए, इंसिडेंट्स अब जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की, पेशावर इंसिडेंट है, कराची इंसिडेंट, दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ, वो दुश्मन मुल्क है, वो तो यहाँ पे वार करेगा, वो तो दुश्मनी हमसे निभाता आया है और निभाता आएगा। अब अफसोस की बात तो यह है कि यहाँ जो बैठे हमारे दोस्त हैं, वो कौन सी मशीन और कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं कि जो उसमें जाता है वो धुल जाता है, उसके अगले पे पिछले इल्जामात खत्म हो जाते हैं और वो फिर बाहर से आके यहाँ बैठ के फिर उन्हें सियासत में इजाजत दे दी जाती है कि भाई आप इस्लामाबाद की लॉन्ड्री से आप वॉश हो गए, अब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और अब आप जाएं जाके अब सियासत करें, जो आपको करना है करें। ना कोई इदारा नैब पूछेगा, ना एफआईए पूछेगा, बहुत सारी बातें तो आप खुद कर गए। आपने जो बात की एमक्यूएम की और हमें हाइपोथेटिकली एक बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को लिमिट में रखा जाए। देखिए नूरुल आलफीन साहब, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात दोबारा रिपीट कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद स्टूडेंट विंग है, लेबर विंग है, डॉक्टर्स विंग है, लॉयर्स विंग है, कोई दूसरी विंग नहीं है। हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, ना हमारी कभी सियासत में उस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन और उन विंग्स की इजाजत थी, ना है और ना कभी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्योर पॉलिटिकल पार्टी है और ये पॉलिटिक्स पे सियासत जो की जाती है, अवामी इश्यूज पे हम सियासत कर रहे हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी को जब से ये मार्ज वजूद में आई, खत्म करने की ताकतें इसके पीछे लग गई, लेकिन आज तक इस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सका। 10 और इत्तेहाद बना ले, 10 और लोग मुल्क से बाहर बुला ले, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। और ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री अगर यहाँ पे भी लगा लेंगे तो यहाँ पे भी इनको कुछ नहीं होगा। देखें, आप बहुत सी बातें आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कह गए, क्योंकि मुझे तो सुनने में भी बहुत मजा आ रहा था। ये बातें पूरे पाकिस्तान को पता है। कराची शहर की रोशनियां बहाल करने वाला कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आके कराची शहर की रोशनियां बहाल की। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा थोड़ी देर पहले, मेरे भाई वो इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे थे। ओ भाई, इमरान खान साहब की आप तारीफें कर रहे हो, नफीस भी आपके साथ बैठे, वो जो सिंध की दूसरी बातें करते आपके साथ बैठे। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब की खामोशी जो है वो बहुत, उसका सिलसिला तवील हो गया है। मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, सर खुशी की खबर समझी जा सकती है ये, क्योंकि वो जो कल गद्दार थे आज करीब करीब है कि वो मेरा ख्याल है कि पवित्र हो जाएंगे।
इसका मतलब है कि आज अगर आप पर गद्दारी की तोहमत धरी गई है तो मुस्तकबिल करीब में या बईद में कहीं नवाज शरीफ या PMLN वो भी यानी पारसा तो बन सकते हैं, मतलब चांस इज स्टिल देयर। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरफीन साहब, मैं आपको और आपकी फहम फरासत पर आपको दाद देता हूँ। अर्ज़ ये है, सबसे पहले तो मैं जो LOC पर भारत की पुलिस, भारत की इंतज़ामिया, भारत के दरिंदर मोदी और अफवाज ने जो LOC पर वायलेशन की और 4 शहरी अल्लाह को प्यारे हुए, हमारा एक बहादुर अफवाज पाकिस्तान का बेटा शहीद हुआ, मैं अपने कायद मोहम्मद नवाज साहब की तरफ से उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हूँ। और अफवाज पाकिस्तान जो है वो बहादुर और हिम्मत का मुजाहरा कर रही है। बात ये है, जब हम सर्टिफिकेट बांटते हैं तो 2007 में मुझे बड़ा पता है, जब एडमिरल जावेद इकबाल जो PTI के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको खान साहब ने हैंडबैग भेजा और डॉक्यूमेंट्स भेजे, किसके खिलाफ? अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, के कोर्ट में केस करना है। वो गरीब एयरपोर्ट पे चला गया, खान साहब वहां पर ना मिले, और उस शख्स से आज भी आप बात कर सकते हैं कि इमरान खान साहब यूटर्न आज नहीं ले रहे, पहले दिन से एक्सपर्टीज हैं। और वो एडमिरल जावेद इकबाल रोता रहा, और जिस MKM की बात करते हैं उसको गले के साथ। ये खालिद मकबूल साहब कौन हैं? आज भी वफाकी कैबिनेट में उनके वुज़रा शामिल हैं। आज भी वो बल्दिया सानिया मॉडल जो बल्दिया टाउन है, आज भी वो 350 लोगों के जो बाप, उनके जीजो करब अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके जिम्मेदार कौन हैं? आज मैं कहूँगा कि ये अल्ताफ हुसैन तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो आज हैदर अब्बास रिजवी साहब को NRO कौन दे रहा है? उनके केसेस को पूछ रहा है, कहाँ पे नैब सो गया, कहाँ पे नैब PTI कट जोर सो गया? मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी महब्बे वतन होता है, लेकिन खान साहब कहते थे कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर आज़ाद होगा, मोदी इलेक्शन जीतेगा तो पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। मोदी कहता था कि मैं 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा, और 5 अगस्त 2019 से लेकर मैं समझता हूं कि ये कश्मीर पर जो कब्जा हुआ, कहां पे है हमारी हुकूमत, कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं? ये शाहमूद कुरैशी साहब तो पार्टी में भी थे, ये वहां पर भी फारिग था, आज भी फारिग है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, गवर्नमेंट टोटली तौर पर फेल हो चुकी है। मुल्क के अंदर कलभूषण को अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में फेडरल गवर्नमेंट ने पकड़ा था, अदारों ने पकड़ा था, नेक्टा का रोल था, और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो सिंध का अमन है वहां की सूबाई गवर्नमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया था। आज कहाँ पे है मरकज़? आज वफाक कहाँ पे है? कल तुरबत में खिताब कर रहे थे बलूचिस्तान में, और 2.5 साल में जितने वादे किए थे 1 रुपया नहीं दिया बलूचिस्तान को, और जो फेडरल गवर्नमेंट के मनसूबे जो 162 अरब कराची देना था वो भी नहीं दिया, क्योंकि खान साहब का एक ही काम है कि शुगर 50 रुपये किलो थी 110 रुपये की, एक्शन लिया, और माशाल्लाह डबल एक्शन होने के बाद जहांगीर तरीन साहब को NRO दे दिया। तो हैदर अब्बास रिजवी साहब को NRO देना कौन सी कोई नई बात है? यहाँ पर तो हर शख्स को NRO दिया जाता है। ये तस्लीम कर लिया गया गोया कि ये पॉलिटिकल NRO है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत का सब्र आजमाऊं। IG पंजाब तब्दील किया। राना अरशद साहब, आप मेरे सवाल तक पहुंच गए जो मुझे पूछना था। सर जरा स्पीड ब्रेकर पर जरा देख लीजिए, मैं खड़ा हूं वहां पर। नदीम कुरैशी साहब, सर IG पंजाब पे मुझे याद आया, मतलब अगर ये कोई और कहता तो मैं शायद अन्ना मानता, लेकिन मेरे घर पे जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर मैंने सुना, मेरे मोबाइल ने मुझे सुनवाया, मैं हैरान हो गया। मतलब मेरे बहनोई के प्लॉट पे कब्जा तो मैंने CCPO को तब्दील किया, उसके बाद फिर रिजल्ट्स आए। सर ये बड़ी अजीब सी बात है इटसेल्फ। ये अमेरिका जाकर के जो विजन जिसका मुजाहरा किया गया था वो ये था कि मैं वापस आकर के नवाज शरीफ के AC का प्लग निकाल दूंगा, और वहाँ वो एक एंकर के सामने जो बेचारा तुला हुआ था, शायद किसी मजबूरी के सबब या शायद किसी और मामले के सबब, अपनी अताअत का सबूत देने के लिए, उससे ये फरमाया जा रहा था कि मैंने अपने बहनोई के प्लॉट पर मतलब कब्जा छुड़वाने के लिए, और फिर कब्जा माफिया की कमर आप समझ रहे होंगे। सर ज़रा कुछ रहनुमाई कीजिएगा, मैं कन्फ्यूज आ गया हूँ।
पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, मेरे जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दोस्त हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका आज का टॉपिक एक नेशनल इशू पर है। पाकिस्तान में अगर अल्ताफ हुसैन को बनाया गया, अल्ताफ हुसैन बना, तो उसके पीछे कराची के उन करोड़ों उर्दू बोलने वाले, अंदरूनी सिंध के उर्दू बोलने वाले लोगों की वो एहसास महरूमियां थी जो 40, 50, 60 साल उनको दी गई। हमने देखना यह है कि यह मुआशरा अल्ताफ हुसैन क्यों बनाता है, ये SCM क्यों बनाता है जो लोगों के हकूक का तहफ्फुज करते करते डिट्रैक हो जाए। तो ये सवाल है इस मुल्क की उस पॉलिटिकल अशराफिया से जो यहाँ 60-70 साल से काबिज है। चाहिए तो ये था कि अवैस कादिर शाह साहब भी और राना अरशद साहब भी आपके उस सवाल का जवाब देते, लेकिन चूंकि ये बुग़्ज़े इमरान में इनकी आंखों पर इतनी पट्टी बंधी हुई है। मेरे भाई, बुग़्ज़े इमरान तो कोई बात ही नहीं है। आखिर आप टॉपिक पे क्यों नहीं आते? आपको आपके जो अशराफिया आपने बिठाई हुई है, आप जिनके कहने पे आप बार बार पैकेजेस की अनाउंसमेंट करते हैं, क्या अब उनके सारे गुनाह धुल गए? क्या नैब सिर्फ आपने बनाई है पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN के लिए? क्या FIA को सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN नजर आती है? सिर्फ इस मुल्क में आपने ये इदारे, नूरुल आरफीन साहब, इदारे जितने इन लोगों ने पॉलिटिसाइज किए हैं पिछले 2 सालों में, आज इंस्टीट्यूशंस हर जगह नाम लिया जा रहा है, हर इंस्टीट्यूशन का। सर एक इंस्टीट्यूशन है नैब जो अपनी परफॉर्मेंस को बताने पर तुला हुआ है। थोड़ा सा तवक्कुफ, मुझे ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन यहाँ एक जाएंगे कमर्शियल ब्रेक की जाने से। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हात शो के आन पहुँचे हैं। सर आपने सवाल का जवाब तो गोल कर दिया, लेकिन बहरहाल एक अच्छी खबर मेरे पास है आपके लिए। आप काइंडली पिछले सवाल पे मत चले जाइएगा, ड्रैग हो जाएगा। इदारों के काम न करने का इल्ज़ाम धरा था अवैस कादिर शाह साहब ने। मेरे पास जो खबरें मौजूद हैं उसमें तो इदारे बहुत काम कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ कायम JIT कलअदम करार। दूसरी खबर है, चेयरमैन नैब ने परवेज इलाही के खिलाफ तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। रावी चैनी चैन लिखता है नदीम कुरैशी साहब, ये परवेज इलाही साहब को कहा गया था कि हमजा शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करने, और वो सूबाई असम्बली के पार्लियामानी लीडर हैं और हमजा शहबाज शरीफ के आर्डर जारी नहीं किए गए। इस पदाश में जनाब किसी को गिफ्ट तो मिलना था, और वो परवेज इलाही साहब के जो नैब के केसेस थे वो विड्रॉ हो गए हैं। यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस मुल्क की बदकिस्मती है। अगर बाबर अवान सर मैं आता हूँ आपकी तरफ, अवैस कादिर शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। तो आज नूरुल आरफीन साहब क्या हो रहा है? पूरे पंजाब में DPO DCO पंजाब गवर्नमेंट के कहने पर मुस्लिम लीग नून के MNA MPs टिकट होल्डर पर मुकदमात बना रहे हैं। मेरा जिला ननकाना साहब में मेरा जाती एक कारोबार था पेट्रोल पंप, वो 4 दिन से बंद किया हुआ पंजाब में चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पर विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। और जो मेरे पार्टी के लोग थे उनके स्कूल बंद कर दिए गए, उनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये है इमरान नियाज़ी का, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत दुश्मन पॉलिसीज। और मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो स्वात में जलसा हुआ वो रेफरेंडम हो गया खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के खिलाफ, चार्जशीट आ गई है। अब इमरान खान की ATM मशीनें जो हैं हम वो देखते हैं कि चीनी 50 रुपए से अब 120 रुपए तक पहुंच चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं। ईंटें 13,000 की 1,000 हो चुकी है, और उसके बाद मेडिसिन जो है वो 400 गुना बढ़ चुकी है। बिजली हफ्ते में 2। सर इसी बात को मैं जरा आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा राना अरशद साहब। अवैस कादिर शाह साहब, वज़ीर आज़म का बयान मेरे सामने लिखा है, इंशाअल्लाह हम महंगाई को मजीद भी काबू में लाएंगे। इससे मुझे ये गुमान होता है कि गोया महंगाई को कर्टेल किया गया है। सर प्लीज करेक्ट मी अगर ऐसा हुआ है। अल्लाह ना करे कि वजीर आजम साहब किसी भी चीज का नोटिस लें, अल्लाह ना करे। वजीर आजम साहब ने जब भी किसी चीज का नोटिस लिया है तो वो चीज या तो मुल्क से गायब हो गई है या उसकी किल्लत शुरू हो गई है। और दूसरी बात जो आपने कही, मैं आपको बताऊं, आपने थोड़ी देर पहले खुद बताया कि किस तरह वजीर आजम साहब ने IG का किस्सा टीवी पे बैठ के सुनाया कि उनके बहनोई के साथ क्या हुआ और IG चेंज हो गया। अब पूरे कौम को यह पता चल चुका है कि पंजाब में IGs किस तरह चेंज होते हैं, ऑफिसर्स किस तरह रखे जाते हैं, उनका आने और जाने का क्राइटेरिया क्या है। देखिए, या तो नैब
चौधरी परवेज इलाही को रेफरेंसेस चेयरमैन नैब बंद कर देते हैं, या तो हमारे साथ पीपुल्स पार्टी के लीडर्स के साथ यह है कि सवा डेढ़ साल गुजर जाता है लेकिन रेफरेंसेस फाइल नहीं किए जाते और जबरदस्ती जेल में रखा जाता है, जबकि 90 डेज में रेफरेंस फाइल करना है। अभी तक रेफरेंसेस फाइल नहीं किए गए और अभी तक हम लोग जेल भुगत रहे हैं। ठीक है, हमें अपनी कोर्ट्स पे पूरा इत्मीनान है कि हमें वहीं से इंसाफ मिलेगा, लेकिन आखिर ये इदारे सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों के लिए क्यों है, पीटीआई के लिए क्यों नहीं है? अब वो एटीएम मशीन लैंड कर चुकी है इस्लामाबाद में, एक जो उनकी सबसे बड़ी एटीएम मशीन है, अब उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होने जा रही है या कोई जीआईटी रिपोर्ट जिस तरह बंद हो गई कुछ और खुलेगा? कुछ नहीं किया जाएगा। देखिएगा सर, आपको शायद मालूम नहीं है अवैस कादिर शाह साहब, मैं आपको बता देता हूं, एहतसाब का सफर तेज हो गया है। आमिर डोगर साहब, मलिक आमिर डोगर साहब जो है वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी जो है वो बराए पॉलिटिकल अफेयर्स जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। सर, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं पूछ लेता हूं फिर भी। सर, नदीम कुरैशी साहब, कौम की तकदीर बदलने के दावेदार अपनी तकरीर न बदल सके, ये शिकवा है सिराजुल हक साहब का। सर, दोनों बातों को एक ही झटके में जरा लपेट लीजिए। देखिए, एक तो मैं आपको एक अर्ज करूं, आपने उसी कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करना है जो आप मेरे दूसरे दोस्तों की बात सुनते हुए करते हैं। मैं आपसे फिर क्वेश्चन दोहराता हूं, हमने ये देखना है कि ये सिस्टम अल्ताफ हुसैन क्यों पैदा करता है। पाकिस्तान की वो महकूम तबकात, पाकिस्तान के वो पसमानदा तबकात, भले वो सिंध में हो, पंजाब में हो, केपीके में हो, बलूचिस्तान में हो, वो छोड़ो, अल्ताफ हुसैन के भाई इमरान खान की बात करो, वो जो उसका भाई इस वक्त वजीर आजम बैठा हुआ उसकी बात करो, जो अल्ताफ हुसैन की पूरी टीम को लेकर बैठा हुआ है। अल्ताफ हुसैन पे अटक गए हो आप लोग, क्यों अल्ताफ हुसैन पे अटक गए हो? उसकी टीम कहाँ है? उसकी टीम आपके साथ बैठी हुई है। अब आप कसूरवार हो। अब अगर यहाँ पर कुछ भी होता है यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फेडरल गवर्नमेंट की छतरी के नीचे आप लोग वो लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त उनके केसेस माफ हो रहे हैं, इस वक्त वो दंदना को फिर रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है। को तब्दील किया गया, मतलब पाकिस्तान को तब्दील किया गया मानेका फैमिली के कहने पर, छोड़े और अपने बयानिए को तब्दील कर रहे हैं। ये जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ को तब्दील करें, कर दिया गया कि झूठ को तब्दील करें, सच बोलना शुरू कर दे। अरे ये कौन अब इतने ज्यादा झूठ की मुकाबले नहीं है। मैं समझता हूँ ये नूरी नट स्टाइल है, ये इमरान नियाजी साहब का नूरी नट स्टाइल है। पीआईए कॉलोनी में जो प्लाट है वो जमीन तो उस शख्स ने फरोख्त नहीं की, उसका मालिक रो रहा है, लेकिन जबरदस्ती जमीन पर प्लाट पर कब्जा कर लिया गया। फिर इमरान नियाजी का भांजा जो हसन नियाजी साहब हैं, वो पीआईसी के केस में मतलूब थे, उनको किसी ने नहीं पूछा। और सबसे बढ़कर इमरान नियाजी साहब के 8 करोड़ के सासे डिक्लेयर हुए और लाहौर में जुबान पार्क में 14 करोड़ से नया महल बन गया। नूरुल आरफी साहब, वो 14 करोड़ का महल कैसे बना, कहां से कैसे आए? जो मेडिसिन महंगी हुई, जो मैं समझता हूँ शुगर महंगी हुई, जो आटा महंगा हुआ, जो सब्जियां महंगी हुई, जो पेट्रोल महंगा हुआ, ये वही कमीशन खा रहा है, ये माफिया है। ये रज़ाक दाऊद कौन है? ये फैसल वाबदा जो ड्यूअल नेशनलिटी रखता है। आज पंजाब में गरीब मर रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा में गरीब रो रहा है, चक्की वाला आटा 85 रुपए का किलो हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो बोलता है उसको गिरफ्तार कर लो। हमजा शबाशी 1.5 साल से गिरफ्तार है, क्या इल्जाम है? 1 रुपए की करप्शन नहीं। फिर अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब को दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया, उनको कब्र का दर्द है। और इमरान नियाजी इतना नाज़रीन, प्रोग्राम इसी खूबसूरती के साथ हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। तमाम पंजाब हुकूमत से इल्तमास है कि इंटरनेट का कोई अच्छा सा कनेक्शन हासिल कर ले ताकि अगली मरतबा ये प्रॉब्लम तो ना हो। मैं सिर्फ अदाकारी कर रहा था उनको सुनने की, बखुदा मुझे कक नहीं पता कि बारात कहाँ कहाँ गई। बहरहाल ये था आज का शो। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।